Today we will be discussing mechanism of substitution reaction. Okay, mechanism जी, of mechanism of substitution substitution reaction. Okay, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बेसिकली हमें दो टाइप्स का रिएक्शंस यहाँ मैकेनिज्म पढ़ना होता है। एक पहला मैकेनिज्म जो है वो आपका है SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। ओके, जो कि आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव एज वेल एज अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक JEE एंड नीट दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और SN2 मैकेनिज्म, SN2 mechanism. Both are equally important irrespective of any platform, whether it is JEE, whether it is NEET, whether it is board examination, whether it is ICSE board, whether it is CBSE board, कुछ भी बोर्ड्स आप कंसिडर कर लो, ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस जी, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब आप समझते हो, क्या समझते हो? और मैकेनिज्म मतलब किसी चीज़ का होंगे और किसी चीज़ के होने के तरीके को होते मैकेनिज्म मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक है, जब जब जैसे कि हम बाइक चलाते हैं, तो जब हम बाइक चला रहे हैं तो उसका एक मैकेनिज्म है कि आप बाइक को स्टार्ट करोगे, उसके बाद फर्स्ट गियर डालोगे, फिर क्लच लेके जी, उसको धीरे धीरे छोड़ोगे। ठीक है, क्लच लेके गियर डाल जी, के और फिर धीरे धीरे छोड़ो, तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसका पिस्टन मूव करेगा। फिर पिस्टन जो होता जी, है वो जो पीछे वाले टायर है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जी, आपका जो पीछे वाला टायर है वो मूव करेगा, जिसकी वजह से आज आगे वाला टायर जो है वो भी मूव करने लगेगा साइमल्टेनियसली। जी, डेफिनेटली ये एक मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो जी, मैकेनिज्म का मतलब वही हो गया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें SN1 मैकेनिज्म पढ़ना है। सबसे पहले तो हम SN1 का फुल फॉर्म लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है सर। ओके, सबसे पहले आप SN1 का फुल फॉर्म लिखिए। SN1 का मतलब है, SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया यहाँ पर? अरे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूट यूनिमॉलिक्यूलर, न्यू यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, सब्सटीट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जी सर। एक एक करके इस चीज़ को समझ लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक मतलब मैंने क्या बताया आपको? न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब बताया? मतलब सर न्यूक्लियोफाइल सर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है और वो क्या करते हैं? जी, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन जी, पेयर किसी को डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट हो गया। फिर हम आते हैं जी सर। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जो उसका ऑर्डर ऑफ सर रिएक्शन है, जो जी, उसका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन है, वेरी गुड, वो होने वाला है आपका वन, इसलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। ओके, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में जी, हम लोग ने पढ़ लिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं, क्या जानते हो? जी, सब्स्टिट्यूशन, किसी को सब्स्टिट्यूट करना। कोई एक अच्छा आदमी आ जी जाएगा सर। जो काम कर रहा है, वो अच्छा तरह से काम, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, जो अच्छा आदमी है जो काम नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, तो जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो उससे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उसका जगह ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। ठीक है, जी सर, सब्स्टिट्यूशन डोनेट। मतलब रिप्लेस बोल सकते हैं एक तरह से, जी, रिप्लेसिंग ऑफ, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसिंग ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल, वन न्यूक्लियोफाइल
जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, रिप्लेसिंग ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं रिप्लेसिंग ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो बात को? जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसको रिप्लेस कर देगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो तो आपको पता है। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है बट कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने बता रखा है आपको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है डोनेट करने के लिए बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसकी भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वो डोनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वो हो गया आपका वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये मैंने तीनों पार्ट्स आपको सेपरेट बता दिया। ओके, तो जैसा कि हम लोग ने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था, SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम लोग ने SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, कॉन्फ़िगरेशन मान के चलिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें Cl लगा हुआ था, और जब मैं एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को अटैक करता था इसमें तो क्या होता था, ये OH माइनस, ये Cl यहाँ से निकलता था और ये OH माइनस पीछे से जाके अटैक करता था, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता था। समझे? यहाँ OH जाके अटैक तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता था। जो छाता होता, छाता पहले उधर खुला हुआ था, अब छाता इधर खुलने लगा। ठीक है, छाता उधर साइड खुल गया, उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देख सकते हो छाता है ना, छाता टाइप का शेप है यहाँ पर, ये छाता है और ये इसकी डंटी है। ठीक है, तो ये इधर साइड इसका माउथ ओपन है, अब क्या हो गया, इधर साइड इसका ओपन हो गया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम चलते हैं SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को समझेंगे। बहुत इजी है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म्स में क्या होता है, सबसे पहले हम एक कंपाउंड के थ्रू आपको समझाते हैं, इजी रहेगा समझाना। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ R लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ एक दूसरा अल्काइल ग्रुप है R डैश है। ओके, R मतलब CH3 होगा, R डैश मतलब C2H5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास बैक ऑफ द प्लेन में एक जगह मीथेन होगा सर, एक जगह एथेन होगा। इथाइल बोलोगे ना, इथेन नहीं, मीथेन नहीं, इथाइल बोलोगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर R डबल डैश है मतलब प्रोपाइल लगा दो। ठीक है, दिस इज बैक ऑफ द प्लेन। और फ्रंट ऑफ द प्लेन में, फ्रंट ऑफ द प्लेन में आपका देखिए क्या लगा हुआ है, फ्रंट ऑफ द प्लेन में आपका एक हैलोजन लगा हुआ है। ओके, ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं RDS। RDS, RDS का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, RDS का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, ठीक है, RDS का फुल फॉर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये एक ऐसा स्टेप है जो कि रेट को डिसाइड करेगा, क्योंकि एक स्लोएस्ट स्टेप होने वाला है ये। और मैंने आपको जब पढ़ाया होगा SN2 मैकेनिज्म्स या उससे पहले जो चीज़ें पढ़ाया होगा, यदि रेट के बारे में मैंने चर्चा कहीं किया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता है, मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपको बताया होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट को डिसाइड करता है ना। ठीक है, रेट को डिसाइड करता है। तो ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कि एक स्लोएस्ट स्टेप है। तो होता क्या है इस पर्टिकुलर स्टेप में,
इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन यहाँ पर है ना, कार्बन है ना, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज़्यादा है, और यहाँ पर प्लस डेल्टा आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक्स है ना ये निकलता है, एक्स क्या होता है, निकल जाता है। ओके, एक्स जब निकल जाता है तो ये जो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ आर हो गया, यहाँ आर डैश हो गया, ठीक है, और यहाँ आर डबल डैश हो गया। ओके, जैसे ही एक्स निकल जाता है, क्योंकि एक्स के पास दो इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन था ना बॉन्ड में, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है और एक्स माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्स माइनस बन जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि x जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, देखिए तो एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि C एंड x के बीच में जो पोलैरिटी का डिफरेंस आ रहा है, x एक अच्छा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि हैलोजन है, x क्या है, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि x हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और क्योंकि उसके ऊपर फिर डेल नेगेटिव आ जा रहा है और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जा रहा है। डेल नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, इसीलिए x माइनस मैं लिख रहा हूँ। x माइनस का मतलब कि x जो है जब निकला है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए थे ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी को मैं कैसे दिखाता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज से। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बन चुका है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। वेरी गुड, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम शॉर्टकट में RTS बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो अब इस पे अटैक करेगा। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप में क्या हुआ है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होके बैठ गया है, और कार्बोकैटायन के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। किसी भी कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो किसी भी कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो ये कहलाता है कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। ओके, कैटायन का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो कार्बोकैटायन हमारा बन चुका है, और कार्बोकैटायन हमेशा प्लेनर स्पीसीज, ये ऐसा टाइप का दिखेगा आपको, हमेशा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये हमेशा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, प्लेनर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक प्लेन में होना पड़ेगा, ऐसा नहीं, एक प्लेन में होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्या है कि कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इज नोन एज कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई करेगा, ऐसा नहीं कि एक एटम उसका बाहर जा रहा है, एक एटम बोर्ड के अंदर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन नहीं जाएगा, प्लेन पे रहेगा, बोर्ड में ही रहेगा, बोर्ड का जो प्लेन है उसमें ही वो लाई करेगा, ठीक है। स्टेप 1 के बाद हमारे पास, स्टेप 1 के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है ना। यहाँ आर था, यहाँ आर डैश है, और यहाँ आर डबल डैश है, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन बन के रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल जो कि सेकेंड स्टेप का प्रोसेस होने वाला है,
अब ये न्यूक्लियोफाइल जो कि मैं OH माइनस मान ले रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल को मैं OH माइनस मान रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब अटैक करेगा। और अटैक कहाँ करेगा, जहाँ X था। X कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर जहाँ X था वहीं जाके अटैक करेगा एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा आपका R डैश, ठीक है। और ये जो ये R डबल डैश यहाँ पर था, और यहाँ पर आपका यहीं पर था ना X, वहीं पर जाके X OH को लगा दीजिए, वहीं पर जाके OH को आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया आपका OH। और इसको हम बोलेंगे, इसी को, क्योंकि ये इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन अब है। जस्ट क्या हुआ है, जस्ट क्या हुआ है कि जो X हैलोजन था, X इज रिप्लेस्ड बाय the nucleophile OH minus. There is no change in the configuration. There is no change in the configuration. There is no change in the configuration, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, जैसा पहले दिखने में था वैसा ही है, सिर्फ X को हटा के OH लगा दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया अलग से, इसका नाम रख दिया गया है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम रख दिया गया है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया है। कोई पूछेगा कि SN1 में क्या होता है, तो आपको बताना है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर हो रहा है, उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, तो हम लोग ने पढ़ लिया है कि जो SN1 मैकेनिज़्म होता है, उसके जो पहला स्टेप होता है, उसके बाद हमें कार्बोकैटायन मिलता है, और फिर कार्बोकैटायन के पास, कार्बोकैटायन बनने के बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करता है, इसलिए इसको हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अनलाइक SN2 मैकेनिज़्म में क्या होता था, वहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था, ठीक है। यहाँ क्या होता है, SN1 मैकेनिज़्म में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक under this only will be having as Brett's rule। ये क्या बोलता है, समझते हैं इसको। ये बोलता है कि जो ब्रिज हेड कार्बन होता है, ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2 hybridized, can never be sp2 hybridized। मैंने आपको समझा रखा है कि कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन जो होते हैं SN1 मैकेनिज़्म में, जो हमारे कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि SN1 मैकेनिज़्म में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन जो होते हैं प्लेनर स्पीसीज होते हैं। प्लेनर स्पीसीज मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। बट ब्रेट्स रूल जो बोलता है, वो बोलता है कि जो ब्रिज हेड कार्बन होगा वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं होगा, तो यहाँ SN1 रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। SN1 रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज जब तक नहीं होंगे तब तक अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ ही नहीं रहा है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, कार्बोकैटायन ही नहीं बन पाएगा, तो SN1 पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब ये ब्रिज हेड कार्बन किसको कहते हैं उसको थोड़ा समझा देते हैं आपको लग रहा होगा कि ब्रिज हेड कार्बन का क्या मतलब होता है। देखिए, मान के चलिए आपके पास एक बेंजीन टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, और ये ऐसा टाइप का है आपके पास, इसी को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ मान के चलिए X लगा हुआ है, और जब मैं ये X लगा हुआ है, तो ये जब X निकलेगा तो यहाँ -x कर देते हैं, -x माइनस कर देते हैं।
तो जब X निकल जाएगा तो कुछ कंपाउंड ऐसा दिख रहेगा मेरा, कुछ कंपाउंड हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज तो बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो बन रहा है, बट ये sp2 नहीं हो पा रहा है। sp2 क्यों नहीं हो पा रहा है? sp2 नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्लेनर नहीं है। क्या? प्लेनर नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है तो sp2 नहीं हो पा रहा है, sp2 नहीं हो पा रहा है, इसलिए कार्बोकैटायन नहीं बन पा रहा। कार्बोकैटायन नहीं बन पा रहा तो डेफिनेटली RDS नहीं हो पा रहा, RDS नहीं हो पा रहा तो SN1 मैकेनिज्म हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो हमारा जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन है। समझ रहे? ये एक ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन है। तो ये ब्रिज हेड कार्बन लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रिज हेड कार्बन इसी को कहते हैं। तो कोई भी ब्रिज हेड वाला कार्बन वाला स्पीसीज आपको दिख जाए, उसमें SN1 मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल आपको लिख देना है। ओके, ठीक है, ओके। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 को समराइज कर देता हूँ। ओके, SN1 में हमने पढ़ा कि मान के चलिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है, R है, R डैश है, R डबल डैश है और यहाँ X लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 1, वो होगा कि ये X हटेगा। X हटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा R डैश, R डबल डैश, ये मेरा पॉजिटिव जो कि कार्बोकैटायन होगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये प्लेनर होगा। ठीक है, और ये मेरा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि RDS होगा। पहला स्टेप होगा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस कार्बोकैटायन फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप नंबर 2 जो कि होगा, उसमें हम इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल OH- को अटैक करवाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा। ये मेरे पास R है, ये मेरे पास R डैश है, मेरे पास R डबल डैश है और ये जैसा था वैसे ही जाके ये जुड़ जाएगा, वैसे ही जाके ये जुड़ जाएगा आपका। तो ये जाके जो OH- है वो जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये क्या करेगा, अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिटेन, कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ये रिटेन कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 के रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को फ़र्क डालने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद करने के लिए एक सेंटेंस मैं लिखा देता हूँ जिसको आप याद कर लो। सबसे पहले आपको फैक्टर्स याद करने के लिए ये बस एक सेंटेंस याद करना है, बस आप समझ जाओगे। यू प्रभा, यू जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। यू प्रभा इज SC और OBC, ठीक है। प्लीज टेल, उसके बाद लिखना प्लीज टेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको ऐसे कर दो, इसका मतलब पहला जो हमारा फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है अनसैचुरेशन
अनसैचुरेशन एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा अनसैचुरेशन होगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है ऐसे ही करके बी में लेते जाना है। दूसरा पॉइंट लिखना है अनसैचुरेशन, इसको मैं नीचे लिख दूँ, अनसैचुरेशन एट बीटा पोजीशन, ठीक है। अनसैचुरेशन एट बीटा पोजीशन, ओके। उसके बाद तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, HA को अंडरलाइन कर देना है और ये तीसरा होने वाला है, तीसरा फैक्टर जो कि होगा हेटेरो एटम अटैच टू हेटेरो एटम अटैच टू अल्फा, हेटेरो एटम अटैच टू अल्फा कार्बन। और आपका ये वाला जो पार्ट है ये BC को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC से पहले आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये चौथा पॉइंट है आपका, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन, ओके। और एक BC का फुल फॉर्म हो जाएगा बीटा कार्बन इज, यहाँ मैं 5th पॉइंट लिख दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5th का मतलब है बीटा कार्बन इज कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO ग्रुप, ऐसा ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करेगा वो है, लास्ट फैक्टर जो इफ़ेक्ट करेगा वो है ये हो जाएगा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर कितना फैक्टर हो गया, छठा फैक्टर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और हमारा जो लास्ट होगा वो होगा लीविंग ग्रुप, 7वां लीविंग ग्रुप, ठीक है, क्लियर है, ओके। थैंक्स फॉर कमिंग हियर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। इसका जितना भी पॉइंट्स अभी मैंने लिखवाया है शॉर्टकट में, जो 7 पॉइंट्स, इसका डिटेल्स में डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो सेशंस होगा उसमें हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने वाले हैं। जो भी फैक्टर्स हमने पढ़ा है SN1 रिएक्शंस में, उसको डिटेल्स में 1, 2, 3 जो भी 7 फैक्टर्स है उसको डिटेल्स में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर उसको अगले सेशंस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसको अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस कीजिए।